नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम से बेहतरीन होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की। इससे पहले के 4 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं। जिसने नहीं देखे हो वो आप अपने पिछले हमारे प्रैक्टिस सेटों को देखें। उनमें भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चनों को क्या किया गया है, सिलेक्ट किया गया है और इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। किसी वृत्त के एक त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात 1:4 है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होगा? तो समझिए, पहले तो ये आपको वृत्त दे रखा है। क्या दे रखा है? वृत्त। और इसका त्रिज्या खंड होता है किसी भी वृत्त का पार्ट। अब वृत्त को हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया, क्योंकि जो त्रिज्या खंड का एरिया ये जो एक टुकड़ा है, इसका आपसे क्या पूछा गया है? इसका परिमाप पूछा गया है। क्या पूछा गया है? परिमाप। क्योंकि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है? 1:4। इसका मतलब जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है वो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा है। इसलिए हमने इस वृत्त को कितने भागों में बांट लिया? 4 बराबर भागों में बांट लिया। पूछा गया है आपसे इसका परिमाप क्या होगा। तो चलिए, पहले क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। तो ये हमें दे रखा है कितना? 154। तो पाई की वैल्यू लगा दीजिए 22/7 आर स्क्वायर। 22 से कितने बार कैंसिल हो गया? 7 बार। तो 7 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? 49। तो 49 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ से आर बराबर √49। तो आर की वैल्यू कितनी रहने वाली है? 7 सेंटीमीटर। यहां से हमें क्या पता चला? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। अब हमें परिमाप के लिए दोनों त्रिज्याएं तो मिल गई। अब हमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या होगा? ये पूरी परिधि का, जो वृत्त की पूरी परिधि है उसका कितना पार्ट होगा? 1/4 भाग। तो पूरे वृत्त की परिधि का चौथा हिस्सा निकालने तो हमें ये वाला पार्ट और मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये वाला पार्ट। तो पूरे वृत्त की परिधि जो होती है वो क्या होती है? 2πr। और इसका हमें चौथा हिस्सा, कितना? चौथा हिस्सा। क्योंकि पूरी परिधि का ये क्या है? चौथा हिस्सा है। तो हमें ये पता करना है। तो पूरे हम परिधि होती है वृत्त की 2πr, उसका क्या निकाल लेंगे? चौथा हिस्सा निकाल लेंगे। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × r कितना निकाला है हमने? यहाँ से 7 डिवाइड बाई 4। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। 4 से ये 2 बार, ये 2 बार, 2 से ये 11 बार। तो यहां से ये जो हिस्सा निकल के आया वो कितना निकल के आया? 11 सेंटीमीटर। कितना? 11 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया ये परिमाप मतलब चारों तरफ की बाउंड्री का योग। तो ये कितना हो जाएगा? 7 + 7 + 11। तो ये होने वाला है 7 और 7 14, 14 और 11 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहां से जो इसका आंसर बनेगा वो कितना बनने वाला है? 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 2 पाइप किसी खाली टैंक को अलग अलग 24 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप प्रति मिनट 30 गैलन पानी खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खुले रखे जाएं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। तो देखिए कि टैंक जो ए है, जो टैंक पाइप ए है वो टंकी को मान लीजिए 24 मिनट में खाली करता है। तो ए कितने मिनट में? 24 मिनट में भरता है। और दूसरा पाइप जो बी है वो कितने मिनट में भर रहा है? 40 मिनट में भर रहा है। और जब तीनों पाइप मिल जाते हैं, ए + बी - सी है खाली करने वाला, तो इसे क्या निकाल लगा दिया है? माइनस का साइन। और ये तीनों मिल जाते हैं तो टंकी 60 मिनट में भर जाती है। तो हमने मान ली टंकी की जो धारिता है वह कितनी होगी? 120 लीटर की। तो ये भाई हर मिनट कितना पानी डालेगा? 24 पंजे 120। ये कितना? 40 या 120 और ये 60 दूनी 120। ठीक है, ये दोनों भरने वाले नल हैं और इसमें ये एक निकासी नल और शामिल हो जाता है। तो भाई मात्र 2 लीटर ही पानी टंकी में जा रहा है। तो यहां से ये दोनों जो नल हैं वो कितना डालते हैं? 5 और 3 8 लीटर पानी डालते हैं टंकी के अंदर। और जब ये तीनों शामिल हो जाते हैं, तो मात्र 2 लीटर ही पानी टंकी के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब
ये जो पाइप है सी, वो कितने 6 लीटर पानी हर मिनट निकालने का काम कर रहा है। कितना निकालने का काम कर रहा है? 6 लीटर पानी हमारे अकॉर्डिंग। पर यहां पे वो हर मिनट कितना 30 गैलन पानी निकालता है। तो हमारे 6 रेशियो की वैल्यू कितनी होने वाली है? 30। यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गैलन। क्या हो जाएगी? 5 गैलन। हमने क्षमता कितनी मानी थी? 120। तो 120 रेशियो की वैल्यू 120 इंटू 5 600 गैलन। 600 गैलन। तो जो टंकी की क्षमता है वो क्या रहने वाली है? 600 गैलन। तो आप समझ पाए होंगे, हमने मान लिया पहला जो नल है वह टंकी को कितने टाइम में भर रहा है? 24 में। दूसरा 40 में। जब ये तीनों नल मिल जाते हैं, एक खाली करने वाला नल और शामिल कर लिया जाता है, तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में भर जाती है। तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 120। जब ये दो नल भरने वाले हैं तो टंकी में ये दोनों 8 लीटर भरेंगे, लेकिन ये भी शामिल हो जाता है तो मात्र 2 ही लीटर टंकी में पानी जाता है। इसका मतलब इसकी जो कैपेसिटी है बाहर निकालने की पानी वो कितना है? 6 लीटर पानी निकालता होगा। हमारे अकॉर्डिंग 6 लीटर निकालता है और क्वेश्चन में 1 मिनट में कितना निकालता है? 30 गैलन निकालना है। तो 6 रेशियो के बराबर 30 गैलन, 1 के बराबर 5 गैलन। तो 120 टंकी की क्षमता हमने क्या मानी थी? 120। तो 120 के बराबर कितना हो जाएगा? 120 पंजे 600 गैलन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8400 रुपए तथा 8652 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो भाई 2 वर्ष का आपको एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 8400 रुपए। ठीक। 2 वर्ष का जो सीआई है वो कितना दे रखा है? 8652 रुपए। ठीक है। तो अगर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 8400 रुपए है, तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यहां से कितना रहने वाला है? 4200 रुपए। कितना? 4200 रुपए। तो हम इसमें टेबल मेथड यूज करते हैं। तो पहले साल और दूसरे साल का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना कितना होगा? 4200 रुपए। और दूसरे साल भी 4200 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले साल के ब्याज पर भी क्या लगता है? ब्याज। तो भाई इस ब्याज पे कितना ब्याज लगा? तो भाई 8400 रुपए से कितना हो गया? 8652। इसका मतलब 252 रुपए ये क्या हो गया? पहले साल की जो ब्याज थी उस पर क्या हो गया? ब्याज लग गया। तो भाई 4200 रुपए पे 252 रुपए ब्याज 1 साल का लग गया। भाई ब्याज पे भी ब्याज। तो ओवरऑल ये जो 252 रुपए हैं कितने रुपए पे लगते हैं? 4200 रुपए पे। तो 4200 का 252 कितना परसेंट है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है। 2 से ये 21 बार, ये 2 से कटेगा, 2 एक 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12, 21 छिक्के 126। तो यहां से जो रेट रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? 6%। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो पहले साल की ब्याज 4200 हो गई, दूसरे साल की भी ब्याज 4200 हो गई, और यहाँ पे उसने कितना एक्स्ट्रा रुपए दिया है? ब्याज पर ब्याज 252 रुपए। तो 4200 रुपए ब्याज पे ही ब्याज तो लगती है सीआई में। तो 4200 रुपए पे ब्याज कितनी लगी है? 252 रुपए। ठीक है। तो 252 रुपए 4200 का कितने परसेंट है? 6%। तो यहां से जो रेट होने वाली है वह कितनी? 6% होने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई, ए बी को 10% की हानि से कोई वस्तु 45,000 रुपए में बेचता है। बी उसे सी को इतने ही मूल्य पर बेचता है जितने पर बेचने से ए को 10% का लाभ हुआ होता है। तो बी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए भाई, ए ने कोई वस्तु बी को बेची है 10% के किस पे? लॉस पे। 10% का उसे क्या हुआ? यहाँ पे लॉस हुआ है। तो 10% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है? 1/10। इसका मतलब अगर ए के पास कोई वस्तु से 10 रुपए की पड़ी होगी तो वो 1 के लॉस से कितने में बी को दी होगी? 9 रुपए में। कितने में दी होगी? 9 रुपए में। और यहां वो कह रहा है कि उसने भाई वो 45,000 रुपए की बेची है। तो 9 के बराबर 45,000 रुपए कितना गुना है इसका? 5,000 गुना। कितने गुना है? 5,000। तो 10 के बराबर यहां से कितना होगा? 50,000 रुपए। कितना होने वाला है? 10 के बराबर होने वाला है 50,000 रुपए। कितना होने वाला है? 50,000। इसका कितने गुना कर दिया? 5,000 गुना। ठीक है। अब बात कही गई है कि बीसी को उस रेट पे बेचता है जिस पर ए को 10% का लाभ हो। तो भाई ए को जब 10% का लाभ होगा तो भाई 5,000 का 10%, सॉरी 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000 रुपए। तो भाई उसकी वस्तु कितने की बेचनी चाहिए?
5,000 का अगर उसे प्रॉफिट होगा और 50,000 रुपए में उसने खरीदा हो तो वह वस्तु वह 55,000 रुपए की बेचेगा। ए के अकॉर्डिंग अगर ए को 10% का लाभ हो, इस कीमत पे बेचा गया है, तो ए के हिसाब से वह 55,000 रुपए की बिकनी चाहिए। बट बी ने से कितने में खरीदा था? 45,000 में। तो बी ने सी को बेचा है किस कीमत पे? 55,000 रुपए में। तो कितने का लाभ हुआ? 10,000 रुपए का। कितने का? 10,000 रुपए का। तो 10,000 गुणा 100 बटे कितने पे हुआ है? 45,000 रुपए पे। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, 5 से ये 9 बार और ये 5 से 20 बार। अब कुछ कटेगा नहीं, 20 धाम 200, तो 200 बटे 9%। तो यहाँ पे जो बी को लाभ होने वाला है वह कितने परसेंट? 200 बटे 9%। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? चलिए चलते हैं। तो एक ये रेलगाड़ी है और एक ये रेलगाड़ी है। आगे वाली रेलगाड़ी ने पीछे वाली रेलगाड़ी को पार किया है और इसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी मान लीजिए पीछे वाली की हमें दी नहीं, तो ये हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। और पार करके यहां जो बीच की दूरी 120 मीटर क्या है? आगे निकल गई। और कितने टाइम में ये दूरी कवर कर ली है? 18 सेकंड में। कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। तो भाई जब दोनों ही ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में हो तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या बनती है? घट जाती है। तो यहां पे जो रिलेटिव स्पीड बनेगी सापेक्ष चाल वो कितनी बनेगी? 60 माइनस एक्स, क्योंकि भाई यहां पे इसकी चल जाता है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड आपकी हो गई 60 माइनस एच। अब ये जो आपकी चाल है वह किस में होगी? किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। किस में होगी? किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। जबकि हमारी दूरी मीटर में दी है और समय सेकंड में दिया है, तो तुरंत इसे 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। अब ये हमारी हो गई चाल मीटर पर सेकंड में, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बीच में दोनों के गैप कितने का है? 120 मीटर का। और इस 120 मीटर के गैप को कितने टाइम में बनाया है? 18 सेकंड में। तो समय जो यहां से चाल बनेगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया और 5 से 24 पंजे 120। तो 60 माइनस एक्स बराबर 24। एक्स को इधर ले जाइए और 24 को इधर ले जाइए, तो एक्स बराबर होने वाला है 60 माइनस 24। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर है उसका जो तीसरा आंसर इसका सही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दोगुना कार्य कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए भाई चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो भाई ए और बी मिल गए, काम कितने दिन में हो गया? 12 दिन में। ठीक, आगे बी और सी मिलकर के उसे 15 दिन में करते हैं। भाई बी और सी 15 दिन में करते हैं। एलसीएम यहां से कितना आएगा? 60। एलसीएम कितना आएगा? 60। तो ए और बी मिलकर के कितनी यूनिट काम करने वाले हैं? 5 यूनिट। 12 पंजे 60। और बी और सी की जो क्षमता आएगी कार्य करने की वो 15 चौके 60। इसका मतलब जब ए और बी मिलते हैं तो 5 यूनिट काम होता है। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 यूनिट काम करते हैं। और बी और सी मिलते हैं तो 4 यूनिट काम करते हैं। अगर मैं इनको घटा लूं, इनकी क्षमताओं को घटाऊं, तो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो A माइनस सी, यहां से उनकी जो क्षमताओं में अंतर बनेगा वो 5 माइनस के 4, कितना बनने वाला है? 1। इसका मतलब A और C की कार्य क्षमताओं में अंतर कितने का आ गया? 1 यूनिट का। और यहां क्या कहा गया है कि C की तुलना में A दोगुना कार्य करता है, तो C अनुपात A, तो C की तुलना में A क्या करता है? भाई दोगुना काम करता है। इसका मतलब अगर C 1 ईंट लगाता है तो उतने टाइम में A कितनी लगा देता है? 2 ईंटें लगा देता है। तो यहाँ रेशियो में देखा जाए 1 का अंतर है, और यहाँ क्षमताओं में देखा जाए तो यहाँ भी 1 का अंतर है। इसका मतलब 1 रेशियो के बराबर कितना आ गया? 1।
तो यहां से सी की क्षमता कितनी हो गई, 1 यूनिट। सी की क्षमता कितनी आ गई, 1 एक्चुअल जो क्षमता आएगी, और ए की कितनी आ गई, 2 यूनिट। इसका मतलब ए 1 ईंट लगाता है तो बी ए 2 ईंट लगाता है और सी कितनी ईंट लगाता है, 1 ईंट लगाता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें ए और बी मिलके 5 ईंटें लगाते हैं, यहां पे ए कितनी लगाता है, 2 ईंट लगाता है, तो बी कितनी लगाता होगा, 3 ईंटें लगाता होगा। अब पूछा क्या गया है कि बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यदि 3 ईंट लगाने वाले व्यक्ति से कहा जाए भाई 60 ईंट लगा दे, तो 3 ईंट लगाने वाला व्यक्ति 20 दिन में इस काम को पूरा कर देगा। तो बी को कितना टाइम लगेगा भाई, बी को लगेगा 20 दिन। बी को कितने दिन लगने वाले हैं, 20 दिन। तो बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो 20 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक नाव धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 12 किलोमीटर जाकर वापर प्रस्थान बिंदु पर 3 घंटे में लौटी है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। इसका मतलब एक नाव जो है धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर जाके और उसी बिंदु पर लौटती है तो उसे कुल कितना टाइम लगता है, 3 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो भाई धारा की दिशा में जो चाल बनती है, धारा की दिशा में चाल बनेगी वो क्या होती है, बोट प्लस स्ट्रीम। धारा की दिशा में दोनों की चालें जुड़ जाती हैं, बी प्लस एस किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है यहां पे। और धारा की दिशा के विपरीत जो विपरीत चाल रहती है उसमें क्या होती है, घट जाती है, बी माइनस एस किलोमीटर प्रति घंटा। अब वह व्यक्ति 12 किलोमीटर गया तो एक तरफ धारा के साथ गया होगा और दूसरी तरफ धारा के विपरीत लौटा होगा। तो 12 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, अगर वह मान लें वह धारा की दिशा में गया है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 12 किलोमीटर अगर बी प्लस एस की चाल से जाएगा तो उसे समय लगेगा 12 बटे बी प्लस एस। ये तो हो गया जाने में लगा समय। क्या हो गया, ये तो हो गया जाने में लगा समय। क्या हो जाएगा, 12 बटे बी प्लस एस। ठीक है, ये उसे जाने में लगा समय आएगा तो बी माइनस एस से आएगा क्योंकि एक तरफ धारा के अगेंस्ट आएगा, विरुद्ध आएगा। तो 12 किलोमीटर वापस आया है बी माइनस एस की चाल से। तो ये हो गया जाने में समय, ये हो गया आने में समय, और दोनों समय को जोड़ के कितना उसे लगा आने जाने में समय, 3 घंटे। और यहां पे आपको जो दे रखा है धारा की चाल, मतलब धारा स्ट्रीम, ये चाल कितनी दे रखी है, 3। यहां भी ये एस की वैल्यू कितनी रही होगी, 3। तो ऐसे तरीके के कभी भी सवाल आए तो हम इसमें ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑप्शन की हेल्प। तो ऑप्शन जो हम देखेंगे यहाँ पे बोट की चाल हम कौन सी ऐसी लगाएं जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए। तो यहां से आप जरा 9 पे गौर कीजिए, क्यों, क्योंकि हमें इस 12 को कैंसिल करना है। तो बी का मान यहां हम क्या रखेंगे, या तो इसे 6 बनाएंगे, 6 से कट जाएगा, या इसे 9 बनाने की कोशिश करेंगे, सॉरी 12। तो 12 बनाने के लिए यहां मैं बी का मान अगर 9 रखता हूं, 9 रख के देखता हूं तो 9 3 12। तो 12 से ये डिवाइड हो जाएगा, 1 घंटा उसे जाने में लगेगा। और यहां मैं अगर वैल्यू 9 पुट करता हूं तो 9 माइनस 3 6 रह जाएगा। तो 6 से 12 को डिवाइड करूंगा तो 2 घंटे वापस आने में। और यही आंसर भी इससे सेटिस्फाई होता है कि 1 घंटा जाने में लगा होगा, 2 घंटा वापस आने में, ओवरऑल उसे 3 घंटे लगे हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही सेट। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी ऐसा एग्जाम में आए क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन उठा लेंगे, किस ऑप्शन से ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां इसका सही आंसर है वो क्या है, 9 होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे अनुपात दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर एक्स माइनस वाई माइनस जेड अनुपात जेड माइनस एक्स अनुपात एक्स माइनस वाई हो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जी जेड का मान ज्ञात करें। तो देखिए भाई, तो ए बराबर यहां हम इसकी अगर वैल्यू बनाएंगे तो बाई माइनस जेड, और यहां पे जब अनुपात हटता है तो कोई ना कोई गुणांक लेके आएंगे। ए का मान अगर हमें बनाना है तो यहां पे जो गुणांक हम लेके आएंगे साथ में ले आए के, क्योंकि एक्स वाई जेड तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए गए हैं तो हम एक्स वाई जेड तो नहीं लगाएंगे। तो यहां हमने के ले लिया साथ में। ऐसे ही बी की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी भाई, ये बनेगी जेड माइनस एक्स के, और यहां पे जो सी की वैल्यू बनने वाली है वो क्या बनेगी, एक्स माइनस वाई के। ठीक है, क्योंकि हमसे कहा गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का मान निकालना है, तो हमारे पास तो ये ए बी सी है। तो यहां
क्या करेंगे, x का गुणा कर लेंगे तो इधर भी x का गुणा कर लेंगे, यहाँ y का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ भी y का, और यहाँ z का कर लेंगे तो यहाँ भी कितने का, z का। इससे क्या है कि हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने दोनों तरफ सेम नंबरों से गुणा किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि हमें ax by और cz चाहिए था, इसलिए हमने x y और z के दोनों तरफ गुणा किए। तो यहां से ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz बराबर, यहां से k क्या है, कॉमन है सभी में, तो k हमने बाहर ले लिया। अब गुणा करेंगे xy माइनस xz, पहले का हो गया, प्लस yz माइनस yx प्लस zx माइनस xy। तो xy से xy माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, yz प्लस के हैं और yz यहाँ पे जो गुणा हुआ है yz होना चाहिए था, यहाँ पे yz। ठीक है, तो ये सब आपस में कट जाएंगे, yz से yz, इस xy से ये xy और xz से ये xz। तो ये सब जब कट जाएगा आपस में तो ये क्या होने वाला है, जीरो। क्या हो जाएगा इधर, जीरो। तो ax प्लस by प्लस cz बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इनके अनुपातों को रख लिया k का गुणांक मान के, फिर आपस में जब हम गुणा करेंगे तो ये सब टर्म्स आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ वैल्यू जो बनेगी ax प्लस by प्लस cz बराबर क्या होने वाली है, जीरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखिए, यदि अंडररूट में ये पूरा के ऊपर है, ये क्वेश्चन है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी दिया हो इस फॉर्मेट में, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर कुछ भी नंबर दिया गया हो k। ठीक है, तो यहाँ पे बस चिन्ह बदल रहा हो, नंबर चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे बस क्या साइन प्लस माइनस में हो, तो यहाँ हम हमेशा योगांतरानुपात का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, योगांतरानुपात का, जिसे बोलते हैं डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल। तो इस रूल में होता क्या है, इस रूल में क्या होता है कि एक बार अंश में हर को जोड़ना होता है और नीचे अंश में से ही हर को घटा देते हैं। तो यहां अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो एक बार जब हम अंश में हर को जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2a। ठीक है, तो 2a ऊपर बचने वाला है और नीचे जब अंश में से हर घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2b, और 2 से फिर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका जो ऊपर पहला टर्म बचेगा वो a बचेगा और नीचे दूसरा वाला टर्म बचता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यही प्रोसीजर सेम यहाँ होना है। जैसे हम इसके नीचे अगर 1 मान ले तो यहाँ k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1, एक बार प्लस k में जुड़ जाएगा, एक बार k में 1 को जोड़ देंगे, एक बार अंश में हर को जोड़ देते हैं और एक बार अंश से हर को घटा देते हैं। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए जब हम यहाँ इसको अप्लाई करते हैं तो एक बार क्या बचेगा, ऊपर टर्म अंडररूट में x प्लस 4 बचने वाला है और यहाँ नीचे जो बचेगा वो दूसरा वाला टर्म अंडररूट में x माइनस 4 बचने वाला है। यहाँ इसके नीचे 1 मान लेंगे तो एक बार अंश में हर को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 होने वाला है, और एक बार अंश में से हर को घटाएंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना रहेगा, 1। दोनों पक्षों का जब वर्ग कर दोगे तो x प्लस 4 अपॉन x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 9/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 4 बराबर 9x माइनस के 36। तो x को इधर ले आइए और 36 को इधर ले जाएंगे तो 36 और 4 40 बराबर, ये इधर आएगा तो घट जाएंगे 8x, तो x का मान क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो जब भी हमें इस फॉर्मेट में सवाल दिया गया होगा तो हमेशा योगांतरानुपात का यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 6√2 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 6√2 सेंटीमीटर जो भुजा है, ठीक है, और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो सबसे जो पहली बात समझिए कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो समद्विबाहु, इसका मतलब ये दो भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर, और ये क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें जो आपको भुजा, ये यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये होनी चाहिए जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे जो बड़ी भुजा है। तो आपको कुल मिला के कर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है।
ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन होता है, अगर ये भुजा a सेंटीमीटर है और ये a सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी, a√2 सेंटीमीटर होगी। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो यहाँ से ये जो साइड रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, a√2 रहने वाली है। तो यही हमें भुजा दे रखी है 16√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना हो गया 16। तो इसका मतलब इस त्रिभुज में जो आधार और लंब कितने कितने के हो जाएंगे, 16 16 के। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 2 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 16 × 128 वर्ग सेमी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वह 128 वर्ग सेमी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 2⁻71 प्लस 2⁻72 2⁻73 प्लस 2⁻74 निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या से विभाजित है। तो इसमें क्या होगा, सबसे जो मिनिमम पावर होगी उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो 2⁻71 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 2⁻1 बचेगी और यहाँ 2⁻2 बचेगी और प्लस यहाँ 2⁻3, क्योंकि कॉमन लेने से क्या है कि कुल मिला के घातें कम होना शुरू हो लेती हैं। ठीक है, इसका इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ भाग दोगे तो पावर क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी घट के। तो 2⁻71 और यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 + 4 + 8, तो 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो 2⁻71 × 15। तो अगर इसका फैक्टर एक 15 निकलेगा तो 15 तो 3 से विभाजित होता है और 5 से विभाजित होता है और 15 से, तो ऐसा इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 कितनी है 71 है, इसमें से 1 2 इधर ले लीजिए, तो 2 की घात यहाँ कितनी रह जाएगी 70 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 30। अब 30 इसका अगर एक फैक्टर है तो 30 कितने से डिवाइड होता है 10 से, तो 10 इसका क्या है एक गुणनखंड होगा, तो 10 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, 10 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 अथवा 10 अथवा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब हम करते हैं तो एलसीएम लेकर के जितना बचता है उसे हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जो भी नंबर बचता है उसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं जब हमें संख्या निकालनी होती है। ठीक है, तो जो काम हम यहाँ पे करते हैं तो हम क्या करेंगे, इस 12, 10 और 8 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या करेंगे, सबसे एक ऐसी छोटी संख्या देखेंगे कि जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, इन तीनों का भाग चला जाए। तो इसका एलसीएम जो होगा वो क्या निकल के आएगा 120। एलसीएम क्या होगा 120। एलसीएम कितना निकलेगा 120। ठीक है, एलसीएम जब 120 आ जाएगा तो इसमें 6 और जोड़ेंगे तो सही जो आंसर होगा वो क्या होगा 126 इसका सही आंसर होगा। अदरवाइज हम इस ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि संख्या में जो काम करते हैं उसका अपोजिट संख्याओं में करते हैं। यहाँ हम 6 जोड़ रहे हैं तो सब में से 6 क्या कर लेंगे घटा के, तो सब में से अगर हम 6 घटाएंगे तो ये जो संख्या रहने वाली है वो 240 हो जाएगी, ये 120 हो जाएगी, ये 6 घटाओगे तो 60 हो जाएगी और ये 6 घटाओगे तो 180 हो जाएगी। ठीक है, ये चारों संख्याएं की बात करें तो हमसे पूछी गई है छोटी से छोटी, तो हम बड़ी पे अभी निगाह नहीं डालेंगे, हम डालेंगे सबसे छोटी हमारे पास 60 है या 120 है। तो अगर हम 60 की बात करते हैं तो इसमें तो 8 का भाग नहीं जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो अब हम किसको फिर चेक करेंगे, हम चेक करेंगे 120 पे जाएंगे। तो 120 में क्या है 12 का भी भाग जाता है, 10 का भी जाता है और 8 का भी जाता है। तो इससे हमारे जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई होता है, तो 120 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, तो शंकु ये हो गया आपका और इसकी क्या दे रखी है परिधि। परिधि ये जो सर्कुलर होती है ये आपकी परिधि, और ये परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि 2πr, ये कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर। तो 2 × 22/7 × r बराबर 44, तो 22 दूनी 44 से 44 कैंसर, यहाँ से r कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यहाँ से 7 सेंटीमीटर आ गई और इसकी तिर्यक ऊंचाई ये जो स्लैंट हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है ऊंचाई h।
तो यहां से जब हम इसमें पाइथागोरस यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो h बराबर हो जाएगा 25 का वर्ग, 25 का वर्ग माइनस के 7 का वर्ग। तो 25 का वर्ग 625 में से 49 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 15 में से 9 गई 6 बची, यहाँ 11 में से 4 गई 7, 576। तो 576 का स्क्वायर रूट होता है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो h आएगी वो कितनी आने वाली है, 24 सेंटीमीटर। वैसे जनरली समकोण त्रिभुज में अगर ट्रिपलेट पता हो तो आधार 7 है और कर्ण 25 है, तो 7, 24 और 25 की ट्रिपलेट से भी इसका जो राइट आंसर होता है वह क्या होता, 24 होता। तो 24 इसका सही आंसर है। ऊंचाई कितनी होने वाली है, 24 होने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 750 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदता है। वह पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे ना कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुई तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना था। चलिए भाई, उसने चेयर 1 और चेयर 2 कितने में खरीदी है, 750 रुपए में। पहली कुर्सी पे उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 22% प्रॉफिट पर बिकी है C1, और C2 जो बिकी है वो 8% के लॉस पे बिकी है। ओवरऑल जो उसे हुआ है वो क्या हुआ, 0, ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे यहाँ पे हम एलिगेशन यूज करेंगे। तो यहाँ 0 को 22 में से माइनस करेंगे तो यहाँ 22 बचता है, और यहाँ 0 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ 8 बचेगा। ठीक है, तो दोनों में जो अनुपात बनेगा 2 चौके 8 और 2 से ये 11। इसका मतलब पहली वाली और दूसरी वाली कुर्सी के जो क्रय मूल्यों का अनुपात है वह कितना है, 4:11। तो 4:11 मतलब 15 रेशियो में कितने रुपए को बांटेंगे, 750 रुपए को। तो 15 के बराबर 750, 1 के बराबर 50 रुपए। तो यहाँ से इस कुर्सी का मूल्य कितना रहने वाला है, 50 × 4 200 रुपए। और यहाँ से जो दूसरी कुर्सी है वो कितने की, 11 पंजे 55, 550 रुपए। 550 रुपए इनका क्रय मूल्य है। पर उसने क्या पूछा है, दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। तो भाई ये दूसरी कुर्सी 8% की हानि पे बिकी है। तो किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो जब ये वस्तु 8% की हानि पे बिक रही है, इसका मतलब ये अपने क्रय मूल्य के कितने परसेंट पे बिक रही है, 92% पे। तो 550 का 92% निकालना है। ठीक है, तो 50 से ये 2 बार और ये 11 बार, 2 से ये जो कटेगा वो 46 बार। तो 11 छक्के 66 की 6 हासिल 6, 11 चौक 44 और 6 50। तो यहाँ से जो दूसरी कुर्सी का सेलिंग प्राइस है वो कितना रहने वाला है, 506 रुपए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 की घात 392, वो सॉरी 47 की घात 392 डिवाइड बाई 31। अगर इसे 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। तो देखिए भाई, ये जो नंबर है वो कैसा है, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो जब भी कभी हम किसी भी नंबर को अभाज्य संख्या से भाग देते हैं तो हम एक फर्मेट थ्योरम यूज करते हैं। जरा फर्मेट थ्योरम के बारे में समझ लीजिए। फर्मेट थ्योरम ये क्या है, फर्मेट थ्योरम का मतलब है कि a को अगर p किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे इसकी जो पावर है वो p-1, मतलब इससे क्या हो, एक कम हो, तो यहाँ रिमाइंडर ऑलवेज क्या बचता है, 1 रहता है। और जहाँ पे a और p कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर होने चाहिए। इसका मतलब ये है, जैसे मैं डिवाइड करता हूँ 8/11 और यहाँ पावर है 10, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, क्योंकि 8 और 11 कैसे हैं, आपस में सहअभाज्य हैं। और मैंने क्या बताया है कि फर्मेट थ्योरम ये कहती है कि इससे एक कम पावर हो, तो यहाँ पे 11 है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या से एक पावर कम है 10, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचने वाला है, 1। तो वही कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो पावर एक कम कितनी हो जाएगी, 30। तो इसे हम 30 के गुणा में अगर हम तोड़ें तो 30 का अगर भाग देते हैं 392 में तो 30 × 29 बचेगा, यहाँ से 9, 30 × 90, रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो 13 बार भाग पूरा गया, तो हम इस 47 को लिख लेंगे 47 की घात कितनी, 47 की घात 30, 30 की घात 13। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 13 × 3 = 39, 390 पावर कवर हो गई। ठीक,
गुणा, अब कितना बचा हमारे पास, 47 की पावर 2 बचा, कितना बचा, 47 की पावर 2। अब इसे डिवाइड करेंगे कितने से, 31। तो यहाँ पे देखो वही मेथड काम करने लगा कि यहाँ पे जो पावर है एक कम है, 31 से एक कम है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 1, और 1 पे पावर 13 है तब भी रिमाइंडर कितना रहने वाला है, 1। तो यहाँ तक तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब बात करते हैं 47 के स्क्वायर, तो 47 के स्क्वायर को 2 बार लिख दीजिए, 47 गुणा 47। अब हम जब इसे 31 से डिवाइड करते हैं तो 47 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 16 बचने वाला है, और यहाँ भी कितना बचेगा, 16। तो 16 गुणा 16 कितना हो जाएगा, 256। और 256 को जब 31 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 31 से जब हम 256 को डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 8 बार, 8 एकन 8 और 8 तिया 24, तो 248 तक जाएगा। और यहाँ रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 8। तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 8। तो फर्मेट थ्योरम आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लिया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लगातार जुड़ने के लिए हमसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूनिक प्लस आपके अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें। थैंक यू।